वेलकम टू क्रॉनिकल डिकोड एआई पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के 26 मई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स, इट मोटिवेट्स अस टू इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। तो आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सतही खबरों को पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम थोड़ा गहराई में जाएंगे आज। हाँ, आज हम शासन प्रणाली की बुनियादी कमियों, हमारी जो बदलती हुई डेमोग्राफी है, पर्यावरण के कुछ ऐसे खतरे जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के जटिल मुद्दों का विश्लेषण करेंगे। मतलब ये सारे विषय ना एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। राइट। मुझे तो इसी बात की सबसे ज्यादा उत्सुकता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लेकर गिरते रुपए तक का ये पूरा साइकिल आपस में कनेक्टेड है। और अक्सर हम इन प्रशासनिक फैसलों या फिर भू राजनीतिक बदलावों को अलग अलग बॉक्स में रखकर देखते हैं, जो कि गलती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन सबको एक ही कैनवस पर रखते हैं, जैसे रुपए की गिरती कीमत और देश की जनसंख्या का डेटा, तो कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट की बहुत स्पष्ट तस्वीर उभरती है। कॉज एंड इफेक्ट। तो चलिए इसी को डिकोड करते हैं और शुरुआत देश के उस मुद्दे से करते हैं जिसका सीधा असर हमारे लाखों युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। आप एनटीए और नीट यूजी 2026 वाले विवाद की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है इस पेपर लीक की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। वो तो लाजमी था। मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो अभी एनटीए एक ऐसे प्राइवेट ठेकेदार की तरह काम कर रहा है जिसे सरकार ने ठेका तो दे दिया है, लेकिन जब छत से पानी टपकता है ना, तो सरकार बस नीचे बाल्टी रख देती है। एग्जैक्टली, बाल्टी रख देती है या ठेकेदार बदल देती है, लेकिन इमारत की नींव पक्की नहीं करती। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। इस प्रशासनिक ढांचे की खामी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2024 के पेपर लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। राइट, उन्होंने कुछ सिफारिशें भी दी थी। हाँ, उन्होंने डिजिटल लॉकिंग और पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मॉडल की सिफारिश की थी। अच्छा, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? मतलब सिर्फ डिजिटल क्यों? इसके पीछे का क्यों समझना बहुत आसान है। जब आप प्रश्न पत्र को फिजिकल रूप से प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक ट्रकों में ले जाते हैं, तो कई ह्यूमन टच पॉइंट्स होते हैं। हाँ, और वहीं से पेपर लीक का सबसे ज्यादा खतरा होता है। बिल्कुल। डिजिटल लॉकिंग इस पूरी लॉजिस्टिक चेन को ही खत्म कर देती है। सुरक्षा पूरी तरह साइबर स्पेस में शिफ्ट हो जाती है, जिसे केंद्र से मॉनिटर करना ज्यादा आसान है। लेकिन इन सब तकनीकी सुधारों के बावजूद 2026 में सिस्टम फिर से फेल हो गया। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। अब देखिए, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग रखी है कि एनटीए को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से हटाकर संसद के एक अधिनियम के जरिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव होगा। वही तो, मुझे यहाँ ये समझना है कि क्या सिर्फ एक टैग बदल देने से पेपर लीक रुक जाएंगे? मतलब इस वैधानिक दर्जे के पीछे का असली खेल क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टैग का बदलाव नहीं है। ये जवाबदेही तय करने का एक पूरा कानूनी ढांचा है। अभी जो एनटीए है वो एक पंजीकृत संस्था है। मतलब सीधे तौर पर संसद को जवाबदेही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसे सीएजी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनिवार्य ऑडिट से भी एक तरह की छूट मिली हुई है। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वहीं अगर हम यूपीएससी जैसी संस्थाओं को देखें तो उनकी एक वैधानिक और संवैधानिक जवाबदेही होती है। हाँ, वहां तो चूक होने पर सीधे संसद सवाल पूछती है। एग्जैक्टली। अगर यूपीएससी से कोई बड़ी चूक होती है तो संसदीय समितियां सीधे तौर पर उस संस्था के पूरे ढांचे को कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क यही है कि जब तक एनटीए को वैधानिक दर्जा नहीं मिलता, तब तक राधाकृष्णन कमेटी जैसी तकनीकी सिफारिशें सिर्फ ऊपरी सजावट बनकर रह जाएंगी। मतलब जब तक नींव कानूनी रूप से मजबूत नहीं होगी, प्रशासनिक जवाबदेही आ ही नहीं सकती। सही कहा। और जब हम इस प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे की बात कर रहे हैं, तो वित्तीय ढांचे के तनाव को कैसे भूल सकते हैं? 16वें वित्त आयोग को लेकर जो बहस चल रही है, जो अब पूरी तरह से एक राजनीतिक रंग ले चुकी है। बिल्कुल, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों और केंद्र के बीच। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्या हम 16वें वित्त आयोग में एक रॉबिनहुड अप्रोच देख रहे हैं? रॉबिनहुड अप्रोच? हाँ, मतलब जो राज्य आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, उनकी दक्षता को दंडित करके सारा पैसा समानता के नाम पर उन राज्यों को दिया जा रहा है जो पीछे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। संविधान के तहत वित्त आयोग का मुख्य काम ही
इस विशाल देश में संसाधनों का संतुलन बनाए रखना है। राइट। 16वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% पर बरकरार रखा है। लेकिन विवाद तो राज्यों के आपस के बंटवारे पर है ना? बिल्कुल, जिसे हॉरिजॉन्टल बंटवारा कहते हैं। इसमें 70% वेटेज इक्विटी यानी समानता को दिया गया है और केवल 30% एफिशिएंसी यानी दक्षता को। मतलब जिनकी जरूरत ज्यादा है उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। हाँ, इसके पीछे का तर्क यह है कि भारत के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में रहे। अगर आप प्रति व्यक्ति खर्च के आंकड़े देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जैसे कि 2022-23 में बिहार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति मात्र 937 रुपए खर्च कर पाया। सिर्फ 937 रुपए? बाप रे। हाँ, जबकि अरुणाचल प्रदेश का आंकड़ा 10,148 रुपए था। प्राथमिक शिक्षा में बिहार का खर्च 20,000 के करीब है, जबकि सिक्किम का 1,30,000 से ऊपर। ये अंतर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो राज्य बेहतर कर रहे हैं उनका तर्क भी तो अपनी जगह मजबूत है ना? बिल्कुल मजबूत है। दक्षिण के राज्य जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कहते हैं कि उन्होंने दशकों तक मेहनत की, जनसंख्या कंट्रोल की, औद्योगिकरण किया। और अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें उस मेहनत की सजा मिल रही है। हाँ, 4 बड़े दक्षिणी राज्यों का हिस्सा अब मात्र 17% के करीब रह गया है, जबकि उत्तर और पूर्व के 4 बड़े राज्यों का हिस्सा लगभग 50% है। ये आंकड़े ही विवाद की जड़ हैं। अगर इन प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उनके राजस्व का उचित हिस्सा नहीं मिलेगा तो आगे चलकर उनके पास विकास करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा। इस पूरी बहस में फिस्कल कैपेसिटी और फिस्कल आउटकम्स के बीच का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ तर्क है कि कमजोर राज्यों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उससे पूरे देश का विकास रुक जाएगा। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ चिंता यह है कि अगर अच्छे राज्यों का फंड कम होता रहा तो उनकी औद्योगिक विकास दर गिरेगी, जो अंततः पूरे देश की जीडीपी को नीचे ले जाएगी। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? विशेषज्ञ यही सुझाव दे रहे हैं कि भविष्य में केवल जनसंख्या या आय की दूरी को आधार बनाने के बजाय राज्यों द्वारा किए गए वित्तीय सुधारों को अधिक वेटेज दिया जाना चाहिए। एक बैलेंस बनाना जरूरी है। अच्छा, जब हम राज्यों और जनसंख्या की बात कर ही रहे हैं तो हाल ही में आई SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 ने तो पूरी बहस को ही पलट कर रख दिया है। बिल्कुल, इसने एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ा है। दशकों से हमें डराया जाता रहा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि समस्या बढ़ती आबादी नहीं बल्कि कुछ और ही है। सही कहा आपने। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SR की ये रिपोर्ट जनसांख्यिकीय बदलाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें TFR यानी कुल प्रजनन दर के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, भारत की कुल प्रजनन दर अब घटकर 1.9 पर आ गई है। और रिप्लेसमेंट लेवल तो 2.1 होता है ना? एग्जैक्टली। किसी भी जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए 2.1 की दर चाहिए होती है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अब उस बिंदु से नीचे आ गया है जहां जनसंख्या खुद को रिप्लेस करती है। मतलब आगे चलकर आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। हाँ, जन्म दर जो 2014 में 21 थी, वो 24 में घटकर 18.3 हो गई है। और ये सिर्फ दक्षिण भारत का ट्रेंड नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब आज भले हमारी मीडियन उम्र 29 साल हो और हम सबसे युवा देश होने का दावा करते हों, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा नहीं रहने वाला। बिल्कुल, बहुत तेजी से खत्म होगा ये। चीन की मीडियन उम्र आज 40 के पार है और वो इसके आर्थिक परिणाम भुगत रहे हैं। और हमें भी एक बुजुर्ग होती आबादी के लिए अभी से तैयार होना होगा। क्या हम इस आर्थिक बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसी रिपोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश सरकार का एक कदम मुझे बहुत हैरान कर गया। आप उस नकद प्रोत्साहन वाली योजना की बात कर रही हैं? हाँ, वो अब हम दो हमारे दो छोड़कर अधिक बच्चे पैदा करने पर कैश इंसेंटिव दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश का ये कदम एक बहुत बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत है। राज्य की प्रजनन दर 1.5 तक गिर चुकी है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। बिल्कुल। बुजुर्ग आबादी का मतलब है कि काम करने वाले युवा कम होंगे और पेंशन तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च अचानक बढ़ जाएगा। इसीलिए वो तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए और चौथे पर 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दुनिया भर का अनुभव कुछ और ही कहता है। चाहे जापान हो या दक्षिण कोरिया, ये साबित हो चुका है कि जीवन यापन की बढ़ती लागत और शहरीकरण के दबाव के सामने ऐसे नकद प्रोत्साहन काम नहीं करते। लोग सिर्फ थोड़े पैसों के लिए इतने बड़े पारिवारिक फैसले नहीं बदलते। सही कहा आपने। अब पारिवारिक ढांचे और कानूनों की बात निकली है तो एक और बड़ा सामाजिक बदलाव असम से सामने आ रहा है।
असम विधानसभा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पेश किया गया है, हाँ, उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम का ये एक सख्त कदम है। लेकिन ये बिल सिर्फ विवाह या तलाक तक सीमित नहीं है। ये व्यक्तिगत जीवन के उन पहलुओं में भी दखल दे रहा है जहां प्राइवेसी के सवाल उठते हैं। अगर हम निष्पक्ष होकर इसके तथ्यों को देखें तो इसमें बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगाकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और शादी की कानूनी उम्र? वो लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 तय की गई है। वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे विवादित हिस्सा है, लिव इन रिलेशनशिप वाला। हाँ, उसी पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बिल के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। 1 महीने के भीतर? और अगर ना कराएं तो उन्हें 3 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे लागू कैसे करेंगे। मतलब क्या राज्य मशीनरी के पास ये ट्रैक करने की क्षमता है कि कौन 1 महीने से लिव इन में रह रहा है? यही इस बिल का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। और क्या ये सीधे सीधे निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? देखिए, सरकार का मुख्य तर्क ये है कि इस रजिस्ट्रेशन से महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। मतलब कोई शोषण ना हो। हाँ, और लिव इन से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। लेकिन प्रशासनिक नजरिए से देखें तो बिना किसी सर्विलांस सिस्टम के इसे लागू करना लगभग असंभव है। और शायद इसीलिए इसका इतना विरोध भी हो रहा है। विरोध के और भी कारण हैं, जैसे अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज को इससे बाहर रखा गया है, उनके पारंपरिक रीति रिवाजों को बचाने के लिए। बिल्कुल। और विपक्ष का कहना है कि ये बिल असम के पुराने मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम को दरकिनार करता है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस होना तो तय है। 100%। अच्छा, जनसंख्या और शहरीकरण के इस शिफ्ट का असर सिर्फ समाज या कानून पर नहीं पड़ रहा, इसका सीधा असर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर भी हो रहा है, विशेषकर हमारे जल संसाधनों पर। हाँ, जब शहर फैलते हैं तो एक ऐसा इलाका बनता है जो न तो पूरी तरह शहर होता है न गांव, जिसे हम पेरी अर्बन इलाके कहते हैं। ये अर्बनाइजेशन का एक तरह से मिसिंग मिडल है। बिल्कुल। और इन इलाकों में जो बुनियादी ढांचे की कमी है वो अब एक बहुत बड़े जल संकट का रूप ले रही है। असल में पेरी अर्बन इलाके सबसे कमजोर कड़ी हैं। यहाँ ग्राम पंचायतों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सके, और शहरी नगर निगम वहां तक पहुंचता नहीं है। एग्जैक्टली। जल जीवन मिशन ने वहां पाइप से पानी तो पहुंचा दिया, लेकिन निकासी का कोई मास्टर प्लान है ही नहीं। तो सारा गंदा पानी और सेप्टिक टैंक का कचरा सीधा ग्राउंड वाटर में जा रहा है। हाँ, और भूजल को जहरीला बना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये फैलते हुए शहर आसपास के ग्रामीण पानी को भी तो सोख रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि बिसलपुर डैम का पानी, जो मूल रूप से टोंक के किसानों के लिए था, अब जयपुर की प्यास बुझाने के लिए डाइवर्ट हो रहा है। ये अनियोजित दोहन का एक क्लासिक उदाहरण है। जब तक स्वच्छ भारत 3.0 जैसी नीतियों में इस मिसिंग मिडल को फोकस नहीं किया जाता, तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। 2047 तक 500 नए शहर बसाने का जो लक्ष्य है, वो एक पर्यावरणीय आपदा बन सकता है। बाप रे। और पर्यावरण से ही जुड़ा एक और मामला है। शहरों के फैलने से जो प्राकृतिक दीवारें हैं वो भी टूट रही हैं। आप अरावली पहाड़ियों वाले मामले की बात कर रही हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो दखल दिया है, 2025 में तो एक ऐसा अजीब फैसला आया था जिसने अरावली की परिभाषा ही बदल दी थी। वो बहुत ही तकनीकी और खतरनाक फैसला था। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल कॉरिडोर है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है, दिल्ली और उत्तर भारत को बचाता है। हाँ, उस विवादित फैसले में कह दिया गया था कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। मतलब जो पहाड़ी 90 मीटर की है वो पहाड़ी नहीं है, कानूनन नहीं। और ये पारिस्थितिकी विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ था। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब था कि राजस्थान की 12,000 पहाड़ियों में से 90% सीधे खनन के लिए खुल जाती। एग्जैक्टली। सिर्फ 1,000 के करीब पहाड़ियां बचती। इसी विनाशकारी संभावना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। शुक्र है। और एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कोर्ट ने साफ कहा कि पहाड़ियों को किसी मनमाने गणित से परिभाषित नहीं किया जा सकता। वहाँ के वन्यजीव और पेड़ों को भी देखना होगा। बिल्कुल। प्रशासनिक सुविधा के लिए पर्यावरण को दांव पर नहीं लगा सकते। सही बात है। और जब हम पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं तो कुदरत अपना जवाब आपदाओं के रूप में देती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आसमानी बिजली। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी डेटा पर हुई। हम बाढ़ और चक्रवात की बात करते हैं, लेकिन एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पिछले 50 सालों में 1 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ आसमानी बिजली गिरने से हुई हैं। 2016 के बाद से तो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों में 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इसका है।
ये अचानक इतनी घातक कैसे हो गई? इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज और लैंड यूज में हो रहा बदलाव जिम्मेदार है। मतलब जंगलों का कटना? हाँ, जब कंक्रीट के शहर बढ़ते हैं तो सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है। तापमान और नमी के मिलने से कैप यानी संवहनीय ऊर्जा में भारी वृद्धि होती है। आसान भाषा में कहें तो? आसान भाषा में नीचे से उठने वाली बहुत गर्म हवा जब ऊपर की ठंडी हवा से टकराती है तो एक प्रचंड ऊर्जा पैदा होती है। जो भयंकर तूफानों और बिजली का कारण बनती है। बिल्कुल। और ये मौतें तटीय इलाकों में नहीं हो रही हैं, जहां चक्रवात आते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसका कहर ज्यादा है। क्योंकि इन राज्यों में कृषि पर निर्भरता अधिक है। हाँ, किसान खुले खेतों में काम करते हैं और आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं। यह अब एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बन चुका है। हमारे पास किसानों तक समय रहते चेतावनी पहुंचाने का कोई मजबूत सिस्टम ही नहीं है। जो कि बहुत दुखद है। खैर, पर्यावरण और स्थानीय मुद्दों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और वैश्विक कूटनीति की तरफ चलते हैं। दुनिया में जो हो रहा है उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। आप क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, दिल्ली में जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच बैठक होने वाली है। भू राजनीति के हिसाब से तो ये अहम है ही, लेकिन इसके पीछे असली खेल व्यापार का चल रहा है। राइट, विशेष रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया सीसा एग्रीमेंट। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि उसे भारत के कृषि बाजार में पूरी पहुंच यानी पैरिटी मिले। लेकिन भारत इसके लिए हिचकिचा रहा है। मेरा एक सवाल है यहाँ, जब हम अपने आईटी सेक्टर के लिए दूसरों से बाजार खोलने की उम्मीद करते हैं, तो हम अपनी कृषि के लिए बाजार क्यों नहीं खोलते? क्योंकि दोनों देशों की खेती के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। कैसा फर्क? भारत में एक औसत खेत सिर्फ 0.73 हेक्टेयर का होता है। हमारी खेती बारिश और सब्सिडी पर टिकी है। और ऑस्ट्रेलिया में? वहां एक खेत औसतन 1400 हेक्टेयर का होता है। 1400 हेक्टेयर? बाप रे! हाँ, उनके लिए खेती पूरी तरह मशीनों से चलने वाला एक एक्सपोर्ट उद्योग है। अगर हमने अपना बाजार खोला तो उनका सस्ता गेहूं और डेयरी उत्पाद हमारे करोड़ों छोटे किसानों को बर्बाद कर देगा। मतलब हमारे लिए कृषि कोई बिजनेस नहीं, आजीविका का सवाल है। खाद्य सुरक्षा का सवाल है। अब जब कृषि की बात आई है तो खेती की लागत यानी फर्टिलाइजर को कैसे भूलें? पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसका हमारे खाद के बिल पर क्या असर हो रहा है? बहुत बुरा असर हो रहा है। यूरिया बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस है। और युद्ध की वजह से गैस महंगी हो गई है। हाँ, जहाजों के रास्ते बदल गए हैं, इंश्योरेंस महंगा हो गया। यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कुछ ही हफ्तों में $482 से उछलकर $950 प्रति टन हो गई है। लेकिन भारत सरकार तो किसानों को सस्ती रेट पे यूरिया देती है ना? देती है, लेकिन उसका सारा बोझ सरकार के खजाने पर पड़ता है। वित्त वर्ष 2027 के लिए सब्सिडी का अनुमान 1.7 लाख करोड़ था। और अब लग रहा है कि ये 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। ओहो, ये तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सरकार इस वक्त 3Fs फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स के भारी दबाव में। आपने फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा का जिक्र किया और यहीं से जुड़ता है हमारा आखिरी मुद्दा, रुपए की गिरावट। बिल्कुल। जब हम इतना महंगा तेल और खाद आयात करते हैं और डॉलर में पेमेंट करते हैं तो रुपया तो गिरेगा ही। हाल ही में रुपया डॉलर के मुकाबले 96 के पार चला गया। ये सीधा सीधा व्यापार घाटे का गणित है। आयात ज्यादा, निर्यात कम। हाँ, जब हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं तो हम बाजार में रुपया देते हैं और डॉलर खरीदते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये की सप्लाई। और जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उसकी कीमत गिर जाती है। एकदम सही। ऊपर से विदेशी निवेशक भी अनिश्चितता के डर से भारत से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाते हैं, जिससे रुपए पर और दबाव पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, आरबीआई के पास तो 691 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा रिजर्व है। वो डॉलर बेचकर रुपए को क्यों नहीं बचा लेते? आरबीआई ऐसा करता है, लेकिन इसकी एक भारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। वो कैसे? जब आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर रुपया सोखता है तो बाजार में तरलता यानी लिक्विडिटी कम हो जाती है, जिससे शायद ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। लोन महंगे हो जाते हैं, विकास धीमा पड़ जाता है। और दूसरी बात, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा इमरजेंसी फंड है। रुपए को बनावटी तरीके से मजबूत रखने के लिए इसे जलाना समझदारी नहीं है। असली समाधान तो निर्यात बढ़ाने में ही है। 100%। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बहुत ही गहरी तस्वीर सामने आती है। और थोड़ी चिंताजनक भी। हाँ, दुनिया के किसी कोने में चल रहा युद्ध
हमारे किसानों की खाद को महंगा कर रहा है और हमारी करेंसी को गिरा रहा है। एक तरफ आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और दूसरी तरफ जो युवा हैं वो एनटीए जैसी कमजोर व्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। शहरों के पेरी अर्बन इलाकों का बिना सोचे समझे फैलना हमारे पानी को जहरीला कर रहा है। और 16वें वित्त आयोग की बहस बता रही है कि देश में समानता और दक्षता के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है हम सबके सामने। वो क्या? सवाल ये है कि क्या हम 21वीं सदी की इन तेजी से बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी नीतियों को अपग्रेड कर पा रहे हैं, या हम आज भी कल के पुराने और जंग लगे औजारों से भविष्य की इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में।